हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जो मौर्य काल की टेस्ट सीरीज़ है, यानी जो मौर्य काल है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं। और इससे पहले जो है हमारी कई टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, और ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है आपको डेली यानी रोज़ाना आपको डेली आपको 1 बजे दोपहर में, कब 1 बजे दोपहर में आपको देखने को मिलेगी। 1 PM पर जो है आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है चैनल का, तो आप लोग स्वयं ऐसा किया करें, चैनल पे आ जाया करें, तो आपको जो है क्लास मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इससे पहले जो है अपनी वैदिक सभ्यता है, और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, और मुगल वंश है, उसके ऑलरेडी उसकी जो क्लासेस हैं वो और भी हैं, वो आ चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने ये कल दिया था टॉपिक, और इस टाइप से मैं डेली आपको पहले बता दिया करूँगी कि कौन सा टॉपिक मैंने देना है आपको, क्योंकि आप उस हिसाब से तैयारी कर लिया करना डेली। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आप आज का ये टेस्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी बिंदुसार। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध में के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस दाई के क्षेत्रों को दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाकारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो बी वाला सही होगा, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। तो देखिए किस टाइप से होगा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के अधिपत्य पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सीलोन को उसका मिशनरी भेजना? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी वाला, कलिंग युद्ध। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। वो पहले भेरी घोष की नीति जो अपनाते थे, तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया, उसके बाद धम्म घोष की नीति को अपनाया। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि धम्म जो है वो किससे रिलेटेड होता है। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ए होगा, अजातशत्रु। तो देखिए, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। इसका जो संबंध है हर्यक वंश से है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और अजातशत्रु जो है वो उसका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कौंड? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्णव वंश? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्णव?
फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो, आप लोग शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे और भी फ्रेंड जुड़ सके हमारे साथ, उनको भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए इसका आंसर होगा ए वाला यानी मौर्य। दिए गए राजवंशों में प्राचीनतम मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से की थी। महान सम्राट अशोक इसी राजवंश का था। कौरव राजवंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, कुषाण राजवंश 15 ईसा से लेकर 230 ईसा तक तथा गुप्त राजवंश जो था वो 319 ईसा से लेकर 550 ईसा तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ए वाला होगा, मौर्य राजा जो है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास की गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट सिक्स या रॉक एडिक्ट ये है 12th। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, रॉक एडिक्ट 12th नहीं है, सॉरी ये 13 है। नेक्स्ट देखिए 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुखी और जो पश्चाताप है उनको व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फायान। तो देखिए इसका आंसर होगा बी वाला यानी मेगास्थनीज ने। तो जो मेगास्थनीज है वह सर्वप्रथम भारत आया। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज है उस शासक यूनानी शासक का जो राजदूत था वह कौन था? कई बार एग्जाम में आया है, ये आपका रीट में तो बहुत ही पूछा गया है। तो वो था सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, और ये भी बहुत पूछी जाती है, इंडिका जो पुस्तक है आ भी चुकी है, ये जो है मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा, मेगास्थनीज जो था। नेक्स्ट 11 है, इंडिका किसने लिखी है? तो देखिए आई सिंह और देखिए मेगास्थनीज, फायान या हेनसांग। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो बी वाला होगा, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो इसका आंसर है डी, करुवाकी। तो करुवाकी से अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक की यह एकमात्र पत्नी है जिसका उल्लेख कौशाम्बी स्तंभ लेख में मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्तंभ लेख वगैरह हैं याद रखना, ये पूछे जाते हैं पेपर में। और देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या वृद्धरथ। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी वाला यानी कि उपगुप्त।
अशोक ने, एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चंस, वो नीचे रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको क्वेश्चन देखने में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश की एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निक्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी कि अशोक के काल में। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कनक मुनि एक पौराणिक बुद्ध के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, यानी तक्षशिला से संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जो था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, 261 बीसी। अशोक के ने अपने राज्याभिषेक यानी 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इससे स्पष्ट साक्ष्य है कि अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी वाला कि जो अशोक का 13वां जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें जो राज्य आदेश है उससे मिलता है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। तो देखिए चाणक्य जो है वो क्या थे? यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमगधी, सूरसेनी, मगधी या अंगिका। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ए होगा, अर्धमगधी में। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता है कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। राजा अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। इस शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों में अर्धमगधी प्राकृत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबसार, पुष्यमित्र। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, कौटिल्य ने की थी।
प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1810 में हैरी स्मिथ, 1787 में जॉन टावर, 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 में जेम्स प्रिंसिप। तो देखिए इसका आंसर होगा डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 में टीफेन थैलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सी होगा, अर्थशास्त्र। तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकार व भाग, 180 प्रकरण, उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली, सबारकर्णी। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली, सबाकर्णी। फ्रेंड्स बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे और लोग भी जुड़ सकें। प्लीज़ शेयर करिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा बी वाला, यानी अशोक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई। इसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया तथा इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन किया गया है। इस संगति में स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें पिटक जोड़ा है, अभिधम्म पिटक नाम तीसरा जोड़ दिया। ये जो है 3 पिटक, ये जो है बौद्धों के 3 होते हैं, जो है ये इसमें दे रखा है। ये जो पिटक दे रखे हैं अभिधम्म वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंदुसार 298 ईस्वी में मगध का राजा बन गया था। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार, तो देखिए ये भी पूछ सकता है कि वायु पुराण में इन्हें क्या कहा जाता है, तो भद्रसार कहा गया है। तथा जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन, ये भी पूछा जा सकता है। तीनों देख लो, बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। और जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो कौन सा संप्रदाय? आजीवक। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद या कर्णव? तो देखें इसका आंसर होगा बी। इसके बाद शुंग वंश आया था मौर्य काल के बाद। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्य जो मित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की गई। तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुष्य मित्र शुंग के द्वारा जो है वो की गई। तो फ्रेंड्स ये आज 25 क्वेश्चन थे। मैं बता दूँ ये मौर्य काल था। अब जो मौर्य के बाद का जो काल आएगा, मौर्योत्तर काल जो आएगा,
कल मैं उसके क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। ये आज के 25 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद आपको कल किसकी तैयारी करनी है, मौर्योत्तर काल की तैयारी करनी है, जो मौर्य के बाद का काल है। इसके बाद जो भी ये लोग आएंगे, पुष्यमित्र, शुंग वगैरह है, कर्णव है, ये वाले जो वंश आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है ये वाला जो आज का वीडियो है इसमें इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें प्लीज़। आते ही आप लोग लाइक किया करें। आप जैसे ही आते हो चैनल पे लाइव तो तुरंत आते ही पहले लाइक किया करें फ्रेंड्स प्लीज़। और मैं बता दूं कि ये हमारी जो आज की क्लास थी, और ये हमारी 1 बजे की क्लास है। ये डेली 1 बजे आएगी, और इसके बाद जो है आपको रात को 8 बजे देखने को मिलेगी, वो मनोविज्ञान की क्लास होती है। और उसके बाद में आपको डेली 10 बजे जो है वो हिंदी पेडागॉजी की क्लास जो है वो देखने को मिलती है। उसमें जो हमारी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और अब जो आज है वो हमारी 21 जो क्लास है वो आएगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।